हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 11th की एनसीईआरटी की बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए हैं। और आज का जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है दैट इज़ अबाउट सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इसका एक जो लेक्चर है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, वो अपलोड भी हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। और मेरी आपसे गुजारिश यही रहेगी कि आप जो क्लास 11th के बच्चे हैं वो जो है या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे वो इस पूरी लेक्चर सीरीज़ को देखें फ्रॉम जो स्टार्टिंग हमारे वीडियोज़ है वहाँ से लेके यहाँ तक। क्योंकि अगर जब आप पहले वो लेक्चर देखोगे ना जो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं तो उससे आपकी बेस डेवलप हो जाएगी, फिर जाके आपको आगे ये कंसेप्ट समझ में आएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम। आज हमें पढ़ना है सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। इससे आगे हमें आज पढ़ना है सेल एनवलप। सेल एनवलप का मतलब क्या है और इसमें कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस है, यहाँ से हम पढ़ते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आपको पता ही होगा, वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। पर्टिकुलरली इसमें बैक्टीरियल सेल्स आती है। इनमें क्या होता है, इनमें एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है। एक सेल एनवलप होता है जो कि केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है। द सेल एनवलप कंसिस्ट्स ऑफ, अब इनमें जो सेल एनवलप है उसमें क्या होता है, टाइटली बाउंड लेयर्ड स्ट्रक्चर। उसमें टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, 3 लेयर्स का बना हुआ स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें से जो बाहर वाली कवरिंग है दैट इज द ग्लाइकोकाइलेक्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेम्ब्रेन जो ग्लाइकोकाइलेक्स के अंदर है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ें जो है दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब है। इस लाइन का मतलब है कि जो हमारी एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जैसा कि ये है हमारी एक सेल, इट इज़ ए बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। आपको पता ही है इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इसमें एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है जो कि 3 लेयर्स का बना हुआ होता है। ठीक है, जो कि 3 लेयर्स का बना हुआ होता है। ये हमने यहाँ पर एक लेयर बनाया और उसके बाद हम बनाएंगे सेकंड लेयर, और सेकंड लेयर के बाद हमारा और एक लेयर जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है दैट इज द थर्ड लेयर। मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 3 लेयर्स आपके जो कि आपकी इस जो है आपकी बैक्टीरियल सेल है इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो सबसे बाहर वाला लेयर है दिस लेयर, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोकाइलेक्स। उसके बाद जो हमारा सेकंड लेयर है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, सेल वॉल। और जो सबसे अंदर है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कौन सी सेल है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें ये चीज़ें पाई जाती है। क्या क्या, सबसे बाहर जो है दैट इज द ग्लाइकोकाइलेक्स, और उसके अंदर सेल वॉल, और सबसे अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए जी, ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन, यानी तीनों लेयर्स की अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, तीनों लेयर्स की क्या है, अलग अलग फंक्शन। ग्लाइकोकाइलेक्स की अलग फंक्शन है, सेल वॉल की अलग फंक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अलग फंक्शन है, लेकिन दे एक्ट टुगेदर, काम में इकट्ठा करते हैं एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। इन तीनों क्या करते हैं, ये तीनों एक
यूनिट बनाते हैं जिसका काम है प्रोटेक्शन, यानी ये सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। तीनों एक ही कॉमन काम करता है, दैट इज प्रोटेक्शन। ठीक है, और भी कुछ फंक्शंस हैं जो इन तीनों में अलग अलग हैं, लेकिन तीनों का काम यही है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं इस सेल को। Bacteria can be classified into two groups on the basis of the differences in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedures developed by Gram. बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि इनके इस मेम्ब्रेन में, इस एनवेलप में, जिसमें ये तीनों चीज़ें आती हैं। ग्लाइकोकाइलेक्स आता है, इसमें सेल वॉल आता है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन चीज़ों के बिना पर बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, और जो स्टेनिंग है उसके बिना पर भी दो ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया जा सकता है। स्टेनिंग कौन सी? ग्राम स्टेनिंग जिसे हम कहते हैं। स्टेन मतलब कलर। ठीक है, दोज दैट टेक अप ग्राम स्टेन, वो वाले बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को टेक अप करते हैं, यानी अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, उनको हम ग्राम पॉजिटिव कहेंगे। और वो बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को टेक अप नहीं कर पाते हैं, उनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेस ऑफ सेल एनवेलप एंड स्टेनिंग प्रोसीजर, जो कि ग्राम ने दिया है। वो बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब करेंगे उनको ग्राम पॉजिटिव कहेंगे, और वो बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को अपने अंदर जो है नहीं रख पाएंगे, दोज बैक्टीरिया आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब पहले हम देखते हैं ग्लाइकोकाइलेक्स। ग्लाइकोकाइलेक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, यानी डिफरेंट बैक्टीरिया में क्या होगा, डिफरेंट बैक्टीरिया में जो है ग्लाइकोकाइलेक्स की कंपोजिशन और इसकी थिकनेस वेरी करती है। ठीक है, एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया में आप क्या देखोगे, ग्लाइकोकाइलेक्स की कंपोजिशन और थिकनेस एक होगी, और जब आप दूसरे टाइप ऑफ बैक्टीरिया में देखोगे तो उसमें ये आप देखोगे ये वेरी करेगा, इसकी थिकनेस भी और इसकी कंपोजिशन भी। कंपोजिशन मतलब ये किस चीज़ से बना है। ठीक है, इट कुड बी लूज शीथ, ये एक लूज शीथ जैसा स्ट्रक्चर बना सकता है जिसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर। ठीक है, ठीक है। दूसरा होता है इससे जो थोड़ा सा थिक भी होता है और टफ भी होता है, उसको कहते हैं कैप्सूल। यानी स्लाइम लेयर जो है ये भी तो ग्लाइकोकाइलेक्स ही है, लेकिन ये लूज होता है। ठीक है, इसमें जो अटैचमेंट होती है दैट इज़ वीक, रिमूव इसको करना इजी रहता है क्योंकि इसकी अटैचमेंट जो है, इसकी जो एक तो ये लूज है, दूसरा इसकी अटैचमेंट में वीक है, और इसको रिमूव करना तो इजी ही रहेगा। उसके बाद जो है दैट इज़ कैप्सूल। कैप्सूल थिक होता है और टफ भी होता है। ठीक है, द सेल वॉल डिटरमाइन, जो सेल वॉल होता है वो डिटरमाइन करता है शेप ऑफ द सेल, सेल की शेप कैसी होगी, और वो क्या करता है, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, वो भी एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है, देता है किसको, बैक्टीरियल सेल को, ताकि टू प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग, ताकि बैक्टीरिया बर्स्ट ना हो जाए या कोलैप्स ना हो पाए। इसके लिए उसकी रिजिडिटी मेंटेन करने के लिए, उसको रिजिडिटी देने के लिए बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है सेल वॉल। ठीक है, अब स्लाइम लेयर जो है और कैप्सूल, स्लाइम लेयर और कैप्सूल, इन दोनों में क्या फ़र्क है ये आपको याद रखना होगा कि स्लाइम लेयर क्या होता है, लूज होता है, वाइल जो कैप्सूल होता है इट इज़ टफ और ये थिक होता है। ठीक है, स्लाइम लेयर की जो अटैचमेंट है दैट इज़ लूज और कैप्सूल की अटैचमेंट टफ होती है। स्लाइम लेयर को रिमूव करना इजी रहता है, वाइल एज कैप्सूल को रिमूव करना टफ रहता है। सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल एक बैक्टीरियल सेल की जो शेप है वो मेंटेन करता है, और ये एक्स्ट्रा जो है स्ट्रेंथ देता है बैक्टीरिया को, ताकि वो बर्स्ट ना हो पाए या कोलैप्स ना हो पाए। ठीक है, अब ग्लाइकोकाइलेक्स भी हो गया, हमारा सेल वॉल भी हो गया। उसके बाद जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज़ अ सेलेक्टिवली परमेएबल इन नेचर एंड इंटरएक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये एक सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होता है। अब सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन क्या होता है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज़ सिलेक्टिव परमेएबल, क्यों हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमेएबल कहते हैं, और यही जो है इट इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है
सेल का, उसमें क्या कंपोनेंट्स होंगे, वो किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, वो जो है वो इंटरेक्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। यही इंटरेक्शन करता है किसके साथ, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, यानी बाकी चीज़ों के साथ। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरल टू दैट ऑफ द यूकेरियोट्स। ठीक है, जब आप प्रोकैरियोट्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखोगे और यूकेरियोट्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखोगे तो ये सिमिलर है। ठीक है, दोनों सिमिलर है। अब सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों है? देखिए, पहले हम देखते हैं जो परमिएबल मेम्ब्रेन्स होते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन्स, कोई मेम्ब्रेन होगा जिसे हम कहते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ये वो मेम्ब्रेन है जिसके अंदर जो है ना तो वाटर पार करेगा ना कोई और चीज़। ठीक है, कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं आ सकती है, ना तो वाटर आ सकता है ना ही कोई सॉल्यूट आ सकता है, किसी भी चीज़ को अपने अंदर आने नहीं देता है। फॉर एग्जांपल ये कोई मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ें जो है अंदर सेल की तरफ नहीं आ सकते हैं। इस मेम्ब्रेन की जो प्रेजेंस के इसकी मौजूदगी में कोई चीज़ अंदर नहीं आ सकती है। ऐसे मेम्ब्रेन को हम इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, ना तो ये वाटर को अपने अंदर आने देता है ना किसी सॉल्यूट को। इसी तरीके से हमारे पास कोई मेम्ब्रेन है जिसको हम परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होता है जिसके थ्रू वाटर भी इंटर कर सकता है और सॉल्यूट भी इंटर कर सकता है। कोई भी सॉल्यूट हो वो इंटर करेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए, तब कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल हो या सॉल्यूट का मॉलिक्यूल वो उस मेम्ब्रेन से क्या कर सकता है, इंटर कर सकता है, एंट्री जो इसकी पॉसिबल है। अब हमारा जो है दैट इज सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। क्यों हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे? हमने अभी तक दो मेम्ब्रेन ऑलरेडी डिस्कस किए, लेकिन जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, वो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में फॉल करता है। सिलेक्टिव परमिएबल मतलब जो सिलेक्ट करता होगा, किस चीज़ को सिलेक्ट करेगा। देखिए, पहले तो वो परमिएबल होगा, वाटर के लिए वाटर इंटर हो सकता है, लेकिन अगर वाटर एक सॉल्वेंट है, अगर इस वाटर के अलावा कोई सॉल्यूट होगा वहाँ पर, तो उस सॉल्यूट को वो सिलेक्ट करता है, सॉल्यूट को वो सिलेक्ट करता है। यानी किसी सॉल्यूट के लिए हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको बोलता है कि तुम अंदर आ जाओ, लेकिन वहीं पर कोई दूसरा सॉल्यूट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉल्यूट ए है और सॉल्यूट बी। सॉल्यूट ए को ये एंट्री देता है, लेकिन सॉल्यूट बी को ये एंट्री नहीं देता है। सो यहाँ पर ये यहाँ पर जो है सिलेक्ट करता है, ए को तो सिलेक्ट करता है, बी को अंदर आने नहीं देता है। ठीक है, तो ऐसे मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सिलेक्ट करता होगा अपने सॉल्यूट मॉलिक्यूल को, किसी सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अंदर आने देता है, किसी को नहीं आने देता है। ठीक है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि क्यों किसी सॉल्यूट के लिए ये परमिएबल होता है और क्यों किसी सॉल्यूट के लिए इम्परमिएबल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये है कि ये सिलेक्ट करता है, यहाँ पर सिलेक्शन होती है। ए सॉल्यूट की सिलेक्शन हो गई, ठीक है, उसको एंट्री मिली, लेकिन बी जो है वो सिलेक्ट नहीं हो पाया, उसको एंट्री नहीं मिली। ऐसे मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के तौर पर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन ले सकते हो, दैट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब आपको समझ में आया होगा। दिस मेम्ब्रेन जो हमने अभी पढ़ा, स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम। ठीक है, एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जिसको मेसोसोम कहते हैं, विच इज़ फॉर्मड बाय द एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि बना हुआ होता है किसकी वजह से, एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, लेकिन अंदर की तरफ। ठीक है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, आप प्रोकैरियोट्स में पाओगे। दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। ये क्या बनाता है, वेसिकल्स बनाता है, ट्यूब्यूल्स बनाता है या लेमिलिया बनाता है। यानी ये जो मेसोसोम्स है ये फिर क्या बना सकते हैं, दे कैन फॉर्म द एक्सटेंशंस लाइक वेसिकल्स। वेसिकल क्या होता है, वेसिकल एक स्फेरिकल जो है, स्फेरिकल शेप्ड कोई स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर वेसिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं इस सेल में, या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है। इस मेसोसोम से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स भी बन सकते हैं। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। इसी तरीके से लेमिला बन सकता है। व्हाट इज लेमिला, लेमिला जो होते हैं वो शीट
जो है शीट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, शीट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें किससे बन सकती है? ये तीनों चीज़ें जो है स्पेशल मेम्ब्रेन यानी मेसोसोम से बने होंगे। और मेसोसोम किससे बनता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। वेजिकल क्या होता है? स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब्यूल क्या होता है? इट इज़ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और जो लेमिलिया होता है इट इज़ द, हम कह सकते हैं शीट लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। ये फ्लैट होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब्यूल होता है ट्यूब लाइक, और वेजिकल जो होता है दैट इज स्फेरिकल इन शेप। डिफरेंट फंक्शन ये फिर आगे जाके परफॉर्म करते हैं। अब दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी मेसोसोम्स हो या आपके ये जो ट्यूब्यूल्स और लेमिलिया हो, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन में ये मदद करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में ये मदद करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स में ये मदद करते हैं। यानी जब डॉटर सेल्स बनती है तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में ये हेल्प करते हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन यानी नया डीएनए बनाने में ये हेल्प करते हैं। दे आल्सो हेल्प इन, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, सिक्रीशन प्रोसेसेस में भी हेल्प करते हैं। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, इनसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और इस तरीके से एंजाइमेटिक कंटेंट भी इन मेसोसोम से क्या होता है? इंक्रीज होता है। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक, कुछ प्रोकैरियोट्स जो है इनमें साइनोबैक्टीरिया आता है, उनमें क्या होता है? अदर मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशंस प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में, उनको कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि जो आपके साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो भी प्रोकैरियोट्स है, लेकिन उनमें एक्स्ट्रा कुछ मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशंस प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में, जिनको क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। उन क्रोमेटोफोर्स में होता क्या है? उन क्रोमेटोफोर्स में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमा मतलब पिगमेंट, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन्स। ठीक है। बैक्टीरियल सेल्स में भी, बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल हो सकती है या नॉन मोटाइल हो सकती है। मोटाइल मतलब जो, एक मिनट यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, ये मोटाइल का मतलब होता है जो मूव करे, जो मूव करती होगी। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। नॉन मोटाइल भी हो सकती है। नॉन मोटाइल का मतलब जो मूव नहीं कर सकती, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो मूव नहीं करेंगे उनको हम नॉन मोटाइल कहेंगे, उनको नॉन मोटाइल कहते हैं। क्या होता है नॉन मोटाइल? जो स्टेशनरी होंगे एक ही जगह, जो कि मूवमेंट नहीं करते होंगे, उनको नॉन मोटाइल कहेंगे। यानी बैक्टीरिया मूव भी कर सकते हैं या मूव भी नहीं, या कुछ मूव करते हैं कुछ मूव नहीं करते हैं। मोटाइल होते हैं और कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है। इफ़ मोटाइल, अगर मोटाइल होंगे तो उनमें क्या चीज़ पाई जाएगी? उनमें फिलामेंटस एक्सटेंशन पाई जाएगी। एक फिलामेंट प्रेजेंट होगा जो कि उनके सेल वॉल से बाहर निकलता है, और उसे कहते हैं फ्लैजिला। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, ये कोई बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में अगर ये मोटाइल होगा तो इसमें क्या होगी? इसमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। एक विफ लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला, जो कि बैक्टीरियल मूवमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि ये जो फ्लैजिला है ये बीट करता है, उस बीटिंग की वजह से जो ये बैक्टीरिया होता है ये मूव कर पाता है। बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजिलम, यानी ये जो फ्लैजिला का नंबर है ये वेरी करता है फ्रॉम वन बैक्टीरियल कैटेगरी टू अनदर, और इनके अरेंजमेंट में भी डिफरेंसेस होती है। ठीक है, यानी उसके हिसाब से भी हम फिर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया करते हैं। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, ये 3 चीज़ों का बना हुआ होता है बैक्टीरिया का फ्लैजिलम। एक तो फिलामेंट इसमें होता है, दूसरा हुक, एंड थर्ड इज द बेसल बॉडी। 3 चीज़ें बैक्टीरियल फ्लैजिला में पाई जाती है। क्या क्या? एक तो होता है फिलामेंट, सेकंड इज हुक, थर्ड इज बेसल बॉडी। फिलामेंट जो होता है ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है इस फ्लैजिला का, और ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, यानी सेल सरफेस से लेकर बाहर तक ये होता है, और ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है फ्लैजिला का। बिसाइड्स फ्लैजिला, फ्लैजिला के अलावा पिल्लाई भी प्रेजेंट हो सकता है या फिम्ब्रिया भी प्रेजेंट होता है। दीज आर आल्सो द सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया, लेकिन ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं। यानी जो बैक्टीरिया में
फ्लैजिला पाया जाता है वो तो मूवमेंट के लिए होता है, लेकिन पिलाई और फिम्ब्रिया जो होते हैं ये मूवमेंट के लिए नहीं होते। दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन द मोटिलिटी। इनका कुछ और अलग जो है फंक्शन होगी, वो आगे जाके हम देखेंगे। द पिलाई जो होते हैं दीज आर इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये स्पेशल प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। द फिम्ब्रिया और स्मॉल ब्रिस्टल लाइक, जो फिम्ब्रिया होते हैं ये ब्रिस्टल लाइक होते हैं, ये भी बाहर की तरफ होते हैं। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स, यानी फिम्ब्रिया से क्या हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया में ये देखा गया है कि फिम्ब्रिया की वजह से बैक्टीरिया अटैच हो सकता है रॉक्स के साथ। इन स्ट्रीम में पानी चलता है ना, तो उसका बहाव तेज़ होता है, उसकी वजह से बैक्टीरिया वो स्ट्रीम्स उसमें जो पानी है अपने साथ ले जा सकता है, लेकिन उन बैक्टीरिया में क्या होता है फिम्ब्रिया, जिसकी वजह से वो उन स्ट्रीम्स में रॉक्स के साथ अटैच होते हैं। सो दैट एंड आल्सो होस्ट टिश्यूज़ के साथ अटैच होने में ये फिम्ब्रिया इनको मदद करते हैं। पिलाई जो होता है ना, पिलाई जो है ये इनको हेल्प करते हैं इन डीएनए ट्रांसफ़र में, ये हेल्प करते हैं पिलाई, ठीक है। उसको कहते हैं उस प्रोसेस को कंजुगेशन में ये हेल्प करते हैं, तो आगे जाके हम पढ़ेंगे। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं और इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती हैं। इन प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स जो होते हैं वो एसोसिएट होते हैं विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। यानी ये कोई आपकी सेल है, उस सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो सकते हैं क्या, राइबोसोम्स, उसके मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगे राइबोसोम्स। देयर अबाउट, इनका साइज जो है दैट इज़ 50 नैनोमीटर से लेके 20 नैनोमीटर तक इनका साइज हो सकता है, और ये दो सब यूनिट्स के बने हुए होते हैं, एक तो 50S और सेकंड इज़ 30S, ठीक है। यानी जो राइबोसोम्स होते हैं ये दो यूनिट्स के बने हुए होते हैं, दो यूनिट्स के बने हुए होते हैं। एक तो जो अभी मैंने बोला 50S एंड सेकंड इज़ 30S, सेकंड इज़ 30S। राइबोसोम्स दो सब यूनिट्स के बने हुए होते हैं, 50S और 30S, किन में, प्रोकैरियोट्स में। यूनिट्स विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म, जब ये मिलते हैं एक ही यूनिट बनाते हैं, तब जाके उस यूनिट को हम जो इकट्ठे ये बनाते हैं उसको हम कहते हैं 70S, ठीक है। यहाँ पर 50S फिर 30, आप 50 और 30 को प्लस करोगे आपको मिलेगा 80, तो आप कहोगे शायद ये इनका एडिशन है, ये इनका एडिशन नहीं है, ये 70S क्यों आ रहा है, ये डिपेंड करता है इनके सेवडबर्ग यूनिट पर, इनकी डेंसिटी पर, ठीक है। आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे, फिलहाल आपको याद रखना है को 50 और 30 मिला के ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एक ही यूनिट जिसको हम 70S कहते हैं प्रोकैरियोट्स में। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब राइबोसोम्स पर होता क्या है, जब ये राइबोसोम्स मिलते हैं और ये क्या बनाते हैं 70S, ये क्या बनाते हैं 70S। फॉर एग्जांपल ये कोई 30S है और ये 50S और 30S, ये 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है और ये जो है दिस इज 30S। इस कॉम्प्लेक्स को क्या आप बोलोगे, इस कॉम्प्लेक्स को 70S बोलेंगे, ठीक है। इनकी फंक्शन क्या होती है, इनकी फंक्शन जब 50 और 30S मिलता है, ठीक है, इनके अंदर आपको पता ही होगा उस टाइम mRNA प्रेजेंट होता है, मैसेंजर RNA, जो कि रेप्लिकेशन के दौरान बनता है या ट्रांसक्रिप्शन के दौरान बनता है, फिर mRNA बनता है, और mRNA से क्या होगा, mRNA को ये जो 30S और 50S इसको रीड करके इससे क्या बनते हैं, प्रोटीन्स, इससे बनते हैं प्रोटीन्स। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, जब mRNA से क्या बनेंगे, प्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा। जब DNA से नया DNA बनेगा उस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, ठीक है।
जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं ये हेल्प करते हैं ट्रांसलेशन में, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में। कौन हेल्प करते हैं? इस प्रोटीन सिंथेसिस में आपके जो राइबोसोम्स हैं वो हेल्प करते हैं, चाहे आपका 50S हो और 30S ये हो। ये मिल के एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको 70S कहते हैं। ये 70S मॉलिक्यूल, ये जो 70S सब ये यूनिट है, ये क्या करता है? यही प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अलग 50S प्रोटीन नहीं बना सकता है, अलग 30S प्रोटीन नहीं बना सकता। जब इनको प्रोटीन बनाना होता है तो ये मिलते हैं, ये 70S बनाते हैं, और उस दौरान जब 70S बनता है तब जाके ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। आपको ये समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल mRNA, एक ही mRNA के साथ बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो सकते हैं। एंड फॉर्म, और ये क्या बनाते हैं? एक चेन जैसा स्ट्रक्चर जिसको हम पॉलीराइबोसोम्स एंड पॉलीसोम्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपका कोई mRNA है। अब इस mRNA की क्या करनी है? इसकी ट्रांसलेशन करनी है। ट्रांसलेशन करने के लिए आपको पता ही है इसके पास 70S और ये 70S राइबोसोम्स होने चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है, जब mRNA बनता है इन प्रोकैरियोट्स में तो उस mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं ताकि क्या बनाए? ये प्रोटीन बनाए। 70S जो है उसके यूनिट, मतलब 70S यूनिट्स होते हैं, और वो क्या करते हैं? वो जो है वो इस प्रोटीन को बनाते हैं। आपने देखा यहाँ पर इस प्रोटीन को बनाने के लिए बहुत सारे जो है राइबोसोम्स एक mRNA मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट है। इस टाइम इनको कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स, क्योंकि बहुत सारे राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं? ट्रांसलेशन कर रहे हैं, एक ही mRNA मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट होके इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। इसी को पॉलीसोम भी कहते हैं। सो व्हाट इज पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम होते हैं बहुत सारे 70S के मॉलिक्यूल्स जो एक सिंगल mRNA पर प्रेजेंट होके उससे क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। उसको पॉलीराइबोसोम कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो ये भी राइबोसोम है, ये भी राइबोसोम है, ये भी 70S है, ये भी 70S और ये भी 70S। एक सिंगल mRNA को ये क्या कर रहे हैं? ट्रांसलेट कर रहे हैं। इसको हम पॉलीराइबोसोम कहेंगे। द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन्स। ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? इस पॉलीसोम में ये ट्रांसलेट करते हैं mRNA को प्रोटीन्स में, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अब इंक्लूजन बॉडी क्या होती है? इंक्लूजन बॉडी जो है, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। जो रिजर्व फूड होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो स्टोर होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर? इंक्लूजन बॉडी में। दीज आर नॉट बाउंड बाय द एनी मेम्ब्रेन। इन इंक्लूजन बॉडीज़ के इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। एंड दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, और ये क्या करते हैं? फ्रीली ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंक्लूजन बॉडीज आर बेसिकली द रिजर्व फूड प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, और इस पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स या साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स या ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, दीज आर ऑल रिजर्व फूड मटीरियल्स, ठीक है। गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किन में? ब्लू ग्रीन
या पर्पल या ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनमें क्या पाया जाता है? गैस वैक्यूल। यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल वो सेल होती है जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है, मतलब जिनमें क्या होगा, जिसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, तो ऐसे सेल्स को यूकेरियोटिक सेल्स कहते हैं। द यूकेरियोटिक्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट्स, इसमें सभी प्रोटिस्ट्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और फंगी आते हैं। इन यूकेरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, यानी जो यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें कंपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स एक यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और उन कंपार्टमेंट्स मतलब आप ये भी कह सकते हो छोटे छोटे कमरे, इसको समझने के लिए, और उन कंपार्टमेंट्स पर क्या होते हैं? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या बनाते हैं? वो ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। ठीक है, यानी इस तरीके से आपके पास कोई सेल है जो कि यूकेरियोटिक सेल है, एक तो इसमें क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और बाकी मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है जिन पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को आप क्या कहोगे? दीज आर बेसिकली कंपार्टमेंट्स, ये कंपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग कमरे हैं। ठीक है, इन पर प्रेजेंट क्या होगा? इन पर प्रेजेंट मेम्ब्रेन्स होंगे, विद मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये किस में पाए जाते हैं? ये किन सेल्स में पाए जाते हैं? ये यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक सेल्स पॉजेज एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा इनमें, ये तो पता ही है क्योंकि इनमें एक न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. इसके अलावा यूकेरियोटिक सेल्स में कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देयर जेनेटिक मटेरियल इज, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है किस पर? क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बोला कि जो आपकी यूकेरियोटिक सेल्स होती है, यूकेरियोटिक सेल्स, उनमें न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कोई क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसी को हमने यहाँ पर कहा कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोसोम्स पर। ऑल यूकेरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, सभी यूकेरियोटिक सेल्स एक जैसी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो प्लांट भी एक यूकेरियोटिक सेल है, एनिमल सेल भी एक यूकेरियोटिक सेल है, लेकिन ये एक जैसी नहीं है। क्योंकि प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कोई प्लांट सेल है, इसमें बाहर, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होता है जिसको क्या कहते हैं? सेल वॉल। ये सेल वॉल होता है। ये सेल वॉल किन में प्रेजेंट होता है? ये सेल वॉल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या चीज़ पाई जाती है प्लांट सेल में? प्लास्टिड्स पाए जाते हैं जो कि एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं, और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, और वो वैक्यूल भी एब्सेंट होता है इन एनिमल सेल्स। ऑन द अदर हैंड जो एनिमल सेल्स होती हैं उनके पास सेंट्रियोल्स होते हैं, वो सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल्स में। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक प्लांट सेल है, इसमें आप जो है बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, साइटोप्लाज्म है, पेरोक्सिसोम्स है, राइबोसोम्स प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, ये सेल वॉल है। ठीक है, इसी तरीके से वैक्यूल भी देख सकते हो आप। ठीक है, ये जाके आगे जाके हम ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पर आप एनिमल सेल देखोगे, आप इसमें आप देखोगे सेंट्रियोल इज प्रेजेंट जो कि एब्सेंट होता है प्लांट सेल्स में। सेल वॉल इज एब्सेंट, यहाँ पर सेल वॉल नहीं है, और वो सेल वॉल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। और बाकी चीज़ें तो कॉमन ही है, जैसे कि साइटोप्लाज्म है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ठीक है, पेरोक्सिसोम्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक काम मैं रखूँगा कि आप क्या कीजिएगा, आप प्लांट सेल और सेल जो एनिमल सेल है इसकी डायग्राम आप बनाएंगे, ठीक है। अब इंडिविजुअली हमें सेल ऑर्गेनेल्स को देखना होगा और फिर जाके हमें उनकी फंक्शन और स्ट्रक्चर भी समझ में आएगा। पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसी को प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है, ठीक है। ये सभी एक ही चीज़ें हैं। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950, यानी 1950 के बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया उसके बाद हमें डिटेल्ड स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मिला। Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cells, enabled the scientists to reduce the possible structures of plasma membrane। ठीक है, जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा रेड ब्लड सेल्स का, क्योंकि इसी को ज़्यादातर हम जब हमें सेल मेम्ब्रेन पढ़ना होता है तो हम RBCs को लेते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में उनका स्ट्रक्चर देख के फिर हमें ये पता चला कि कंपोजिशन क्या होती है, ठीक है। तो एज ए मॉडल सेल हम RBC को लेते हैं। क्यों हम RBC को जो है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को देखने के लिए लेते हैं? वाई RBCs आर सेलेक्ट, इसके लिए क्यों हम RBCs को सिलेक्ट करते हैं? थोड़ा अगर आप सोचेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहले तो ये है कि जो आपकी RBC है, इस RBC में प्रेजेंट क्या होता है? इसमें सिर्फ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, वो भी कौन सा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन, ऑन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाकी जितनी भी ऑर्गेनेलीज अंदर होती है सेल में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जैसे कि और भी कुछ ऑर्गेनेलीज है जो ऊपर आपने अभी पढ़ी, यूकैरियोटिक सेल भी प्रेजेंट, वो यहाँ पर एब्सेंट होती हैं। ऑल ऑर्गेनेलीज यहाँ पर एब्सेंट होती है। जब सभी ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होंगी तो मुझे आप बताओ कि अगर आपको यहाँ पर मेम्ब्रेन मिलेगा, वो किसका मिलेगा? वो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही मेम्ब्रेन मिल सकता है, क्योंकि बाकी ऑर्गेनेलीज तो एब्सेंट है। जब सभी ऑर्गेनेलीज एब्सेंट है तो मेम्ब्रेन्स भी एब्सेंट होंगे, और अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा तो वो किसका होगा? सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसीलिए हम RBC को एज ए मॉडल सेल लेते हैं टू स्टडी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होता है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाकी सभी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। किसमें? मेचुअर RBC में। आपको पता ही है ना RBC का काम क्या होता है? RBC का क्या काम होता है? RBC का काम क्या होता है? इसका सिर्फ काम होता है टू ट्रांसपोर्ट योर ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट रेड पिगमेंट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ज़्यादा से ज़्यादा आपका ऑक्सीजन ये जो है ट्रांसपोर्ट कर पाए, इसलिए बाकी ऑर्गेनेल्स को डिस्कार्ड किया जाता है और इसकी फंक्शन सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए बनाई जाती है मेनली। चलिए जी, जब हमने RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा, दिस शोड दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो हमें पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बना हुआ होता है लिपिड और प्रोटीन का, ठीक है। किस चीज़ का बना होता है? ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस सेल मेम्ब्रेन में दो चीज़ें हमें मिली, एक तो हमें मिला लिपिड, दूसरा क्या मिला हमें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या सेल मेम्ब्रेन में? दूसरा हमें मिला प्रोटीन। अभी हमने देखा नहीं कि किस तरीके से ये अरेंज होता है, ठीक है। दो चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज़्यादातर पाई जाती है, एक तो लिपिड, दूसरा प्रोटीन। मेजर लिपिड्स के भी बहुत सारे किस्म हैं, लेकिन मेजर लिपिड्स जो है दैट आर फास्फोलिपिड्स। यानी कौन से लिपिड्स पाए जाते हैं? फास्फोलिपिड्स। और वो अरेंज होते हैं इन बाइलेयर, यानी दो लेयर्स इन फास्फोलिपिड्स के प्रेजेंट होते हैं।
ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक सेल बनाऊंगा, ये कोई सेल है हमारी, ठीक है। यहाँ तक मैंने फिलहाल इसका देखा ये मेम्ब्रेन, बाकी मैं नीचे नहीं बनाऊंगा, सिर्फ मुझे यहाँ पर बनाना है। तो ये मेम्ब्रेन जो है, इस मेम्ब्रेन में लिपिड्स कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। ये रफ डायग्राम है, कहीं पर एरर भी हो सकता है, लेकिन होता तो इसी तरीके से। तो आप देख रहे हो कि लिपिड्स तो है, लेकिन इन्होंने क्या बनाया है, बाई लेयर, 2 लेयर्स में ये अरेंज है, ठीक है। नीचे भी एक लेयर है और ये भी एक लेयर है, ये बन गए बाई लेयर, 2 लेयर्स, 1 और 2, ठीक है। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड within the membrane with the polar head towards the outer side। polar head किस तरीके, कहाँ पर होगा, ये आउटर साइड में अरेंज होगा, और हाइड्रोफोबिक टेल्स जो होती है वो इनर पार्ट में प्रेजेंट होंगी। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारे पास क्या है, लिपिड है, ठीक है। ये हमारा कोई लिपिड है, ये भी लिपिड है। इस लिपिड को यहाँ पर हम देखते हैं। अब ये लिपिड का क्या है, ये वाला पार्ट, दिस इज हेड ग्रुप, ये क्या है इसका हेड ग्रुप, और ये क्या है इसकी, ये इसकी टेल है, ठीक है, ये इसकी टेल है। ये हेड ग्रुप जो होता है ये पोलर होता है, और टेल जो होती है दैट इज नॉन पोलर। पोलर को हम कहते हैं कि दिस इज हाइड्रोफिलिक पार्ट, यानी वाटर लविंग, वाटर को ये लव करता है। और नॉन पोलर जो है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक, ये वाटर से डरता है, वाटर हेटिंग, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। यहां तक समझ में आया। दिस पार्ट इज वाटर हीटिंग, और ये क्या होता है, वाटर लविंग, ठीक है। हेड ग्रुप होता है पोलर, जिसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, यानी वाटर लविंग। अब हेड ग्रुप किस जानिब होगा, ये आउटसाइड ऑफ द बाइलियर होता है। आउटसाइड ऑफ द बाइलियर मतलब इस बाइलियर के बाहर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से अरेंज है, और जो इस लेयर में भी ये आउटसाइड की तरफ अरेंज्ड है, आउटसाइड की तरफ अरेंज्ड है, यहाँ पर भी आउटसाइड की तरफ अरेंज्ड है। क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोफिलिक। यहाँ पर वाटर हो सकता है, वाटर प्रेजेंट, ठीक है। तो वाटर के साथ कौन सा ग्रुप होना चाहिए, कौन सा ग्रुप जो है इसकी तरफ होना चाहिए, वाटर की तरफ, यहाँ पर भी वाटर होगा तो इसकी तरफ तो वाटर लविंग ग्रुप होना चाहिए। और वो कौन सा है लिपिड का, वो है हेड ग्रुप, दैट इज कॉल्ड द पोलर ग्रुप और हाइड्रोफिलिक ग्रुप। और जो वाटर हीटिंग होता है, वाटर हीटिंग जो इस लिपिड में पाया जाता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड द टेल ऑफ द लिपिड, टेल ऑफ द लिपिड, दैट इज नॉन पोलर, दैट इज नॉन पोलर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होंगे, ये नॉन पोलर है। और ये किस जानिब अरेंज किए गए हैं, ये इस मेम्ब्रेन को हम बाइलिपिड लेयर कहते हैं। इस बाइलिपिड लेयर के जो इंटरनल साइड है, उस इंटरनल साइड में, या हम कह सकते हैं बीच में, लिपिड्स के बीच में इन टेल्स को अरेंज किया जाता है। 2 लिपिड लेयर्स हैं, और इन 2 लिपिड लेयर्स के अंदर इनर तरफ क्या होते हैं, इस अंदर की तरफ क्या होते हैं, प्रेजेंट टेल्स। क्योंकि यहाँ पर वाटर प्रेजेंट नहीं होता, ये वाटर हीटिंग होते हैं और ये अंदर की तरफ अरेंज होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दिस इंश्योर्स दैट, इससे क्या इंश्योर हो जाता है, दैट द नॉन पोलर टेल्स, जो नॉन पोलर टेल्स होती है ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, इनको एक्वस एनवायरनमेंट से बचाया जाए। जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, एक्वस मतलब वाटर एनवायरनमेंट, जो वाटर एनवायरनमेंट होता है।
ठीक है, यहाँ पर ये जो आप यहाँ पर लिखा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब ये आपका लिपिड का हेड है और इस लिपिड की जो टेल है, ये हाइड्रोकार्बन से बनी हुई होती है। हाइड्रोकार्बन यानी आपका हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होता है। सैचुरेटेड मतलब इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। तो ये नॉन पोलर टेल होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और इसको ये प्रोटेक्ट होती है एक्वस एनवायरनमेंट से, क्योंकि ये वाटर हीटिंग होती है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स के अलावा मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जिसमें वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर एक टर्म मैं आपको बताऊंगा, शायद वो एनसीईआरटी पे नहीं लिखी होगी। ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाएगा या ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है जिसमें वाटर हीटिंग ग्रुप भी प्रेजेंट हो और वाटर लविंग ग्रुप भी प्रेजेंट हो? या जैसे कि आपका लिपिड है, इसमें वाटर लविंग भी है और वाटर हीटिंग ग्रुप भी प्रेजेंट है। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल को एम्फीपैथिक ग्रुप मॉलिक्यूल कहते हैं। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, जिसमें एक तो वाटर हीटिंग और वाटर लविंग दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। मेम्ब्रेन्स में अभी तक हमने लिपिड्स पढ़ा, और लिपिड्स में कौन से लिपिड्स होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स, और वो अरेंज होते हैं बाइलेयर में, यानी 2 लेयर्स बने हुए होते हैं। ये जो लेयर है जो टुवर्ड्स ये सेल का साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म की जानिब होती है, इसको कहते हैं साइटोसॉलिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इसी को इनर लीफलेट भी कहा जाता है। ये लिपिड बाइलेयर का इनर लीफलेट है, और ये वाला जो है इट इज आउटर लीफलेट। ये वाला मेम्ब्रेन क्या बनाएगा? आउटर लीफलेट, ठीक है। इनर लीफलेट टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म होगा, टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म, और आउटर लीफलेट जो होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की जानिब होगा, टुवर्ड्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये आपको याद रखना होगा। 2 लीफ बाइलेयर्स, वो लेयर जो साइटोप्लाज्म की तरफ होगा उसको हम कहते हैं साइटोसॉलिक मेम्ब्रेन, और वी कैन से इनर लीफलेट, और वो लेयर जो बाहर की तरफ होगा उसको आउटर लीफलेट कहते हैं, वो टुवर्ड्स ईसीएम होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और हमने पढ़ा कि कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेटर इसके बाद जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन की गई, क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पॉजेसेस, इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था सिर्फ लिपिड्स और प्रोटीन्स, लेकिन जब फिर से इन्वेस्टिगेशन की गई, फिर क्या देखा गया? एक तो लिपिड्स होते हैं, दूसरे प्रोटीन्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज, प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है वेरी करता है इन डिफरेंट सेल टाइप्स में, क्योंकि ये डिपेंड करता है फंक्शन क्या है सेल की, अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से रेशियो भी चेंज होता है। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट, यानी आरबीसी में जो मेम्ब्रेन होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन होता है। मेम्ब्रेन में 52% क्या होता है? प्रोटीन, और 40% क्या होता है? लिपिड। डिपेंडिंग ऑन द केस ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी आप किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया जा सकता है इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, ठीक है। Peripheral proteins lie on the surface of the membrane, while the integral proteins are partially or totally buried in the membrane. यानी पेरिफेरल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो मेम्ब्रेन के सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, और इंटीग्रल प्रोटीन्स भी 2 किस्म के हो सकते हैं, या तो वो आधे ही मेम्ब्रेन के अंदर होंगे, उनको हम पार्शियल इंटीग्रल प्रोटीन्स कहेंगे, या वो फुली मेम्ब्रेन के अंदर बुरे हुए होंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा
ये जो प्रोटीन है, दिस प्रोटीन इज फुली, इसने क्या किया है, दोनों लेयर्स को बाइसेक्ट किया है, तो इसको हम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी एक हमारे पास क्या है, ये भी एक प्रोटीन है, लेकिन ये एक ही लेयर से इसने क्या किया है, पास किया है। ये भी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ही है, लेकिन इसने क्या किया है, इसने एक लेयर को पास किया है। दूसरा हमारे पास प्रोटीन हो सकता है जो कि सिर्फ मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट हो, इस मेम्ब्रेन के सरफेस के अंदर ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पर इसके अंदर नहीं गया हुआ होगा, इसको हम कहेंगे पेरिफेरल। यानी अगर ये सिर्फ किस पर प्रेजेंट होगा, अगर ये सिर्फ इस मेम्ब्रेन के सरफेस पर ही प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे पेरिफेरल। ये दोनों क्या है, ये है इंटीग्रल। अब इसमें भी या तो पार्शियली इंटीग्रल होगा, यानी एक ही लेयर इसने पास किया होगा, या ये होगा फुली इंटीग्रल, यानी दोनों लेयर से पास हुआ होगा। ठीक है, एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज, यानी सबसे बेहतरीन मॉडल जो दिया है सेल मेम्ब्रेन का, वो दिया है दो साइंटिस्ट्स ने, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में, जो कि सबसे लेटेस्ट भी है। इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये वाला जो है, दिस इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, दीज आर द जो है दीज आर लिपिड्स, दो लेयर्स बने, हेड ग्रुप टुवर्ड्स आउटर साइड है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, ये जो येलो स्ट्रक्चर्स हैं, और क्या देख सकते हो आप, इंटीग्रल प्रोटीन्स को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पेरिफेरल प्रोटीन। ये क्या है, शुगर्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो अटैच्ड टू द प्रोटीन्स, अटैच्ड टू द प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स के साथ भी अटैच हैं और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ भी अटैच्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के हिसाब से कॉसी फ्लूइड नेचर होता है किसका, लिपिड ऑफ लिपिड एनेबल्स द, उससे क्या होता है, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, यानी जो लिपिड्स होते हैं इनका जो नेचर होता है दैट इज कॉसी मीन्स हाफ फ्लूइड, यानी थोड़ा से फ्लूइड लाइक नेचर इनका होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन्स लेटरली मूव कर सकते हैं। लेटरल मीन्स साइड मूवमेंट कर सकते हैं विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, यानी ये आपका बाइलेयर है, इसमें प्रोटीन्स जो है वो क्या कर सकते हैं, लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं, लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस जानिब भी कर सकते हैं, लेकिन लेटरली मूव कर सकते हैं, लेटरल मीन्स साइड्स में। ठीक है, दिस एबिलिटी टू मूव, ये जो एबिलिटी होती है टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, इससे हम मेजर क्या करते हैं, इससे मेजर हम करते हैं फ्लूइडिटी को। किसको, फ्लूइडिटी को। यानी अगर ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल होगा मेम्ब्रेन्स में तो उतनी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, अगर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगा तो फ्लूइडिटी भी कम होगी, ये तो इजी बात है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, आपके पास कोई समंदर है, उस समंदर में आइसबर्ग्स, या आप आइस ले लो, उसमें आइस प्रेजेंट है, यानी उसमें फ्लूइडिटी कम है, उसमें जो शिप्स का मूवमेंट है वो कम होता है, मूवमेंट स्लो होता है। लेकिन वहीं पर आप एक वाटर ले लो जिसमें आइस नहीं होगा, यानी वो ज़्यादा फ्लूइड होगा वो वाटर, तो उसमें जो मोमेंट ऑफ शिप है वो तेज़ हो सकता है। तो जितना मोमेंट तेज़ होगा उतनी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, जितना मोमेंट कम होगा उतनी फ्लूइडिटी कम होगी। द फ्लूइड नेचर, जो मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर होता है, इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेल फंक्शन, यानी सेल की क्या फंक्शन है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो ग्रोथ हो, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस हो, सिक्रीशन हो, एंडोसाइटोसिस हो, या सेल डिवीजन हो। तो ये फ्लूइड नेचर इन सभी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। पहले ही हमने पढ़ा
कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी वो मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ चीज़ें होती हैं ट्रांसपोर्ट, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उस ट्रांसपोर्टेशन में ये मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ये मैंने पहले ही समझाया, टू सम मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स इससे पास होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, ऑन आइदर साइड्स ऑफ इट, यानी दोनों साइड से ये मेम्ब्रेन है, दोनों साइड से ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, साइटोसॉलिक साइड से भी और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स साइड से भी। मनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो आराम के साथ यहाँ पर इंटर हो जाते हैं या एग्जिट हो जाते हैं, इसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या कहा जाता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं लेकिन हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी। ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूट्स, न्यूट्रल सॉल्यूट्स मतलब जिन पर कोई चार्ज नहीं होगी, मे मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकते हैं बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, यानी वहाँ पर सिर्फ डिफ्यूजन होना चाहिए अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, यानी यहाँ पर कोई हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूट है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ये क्या करेगा, ये अंदर आएगा, क्योंकि डिफ्यूजन का मतलब भी है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर अलोंग द ग्रेडियंट आएगा, अलोंग द ग्रेडियंट मीन्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी वहाँ से ये मूव करेगा टुवर्ड्स द दैट साइड विच है लोअर कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं अलोंग द ग्रेडियंट। और ये किस में होगा, सिंपल डिफ्यूजन में होगा, ये सिंपल डिफ्यूजन में ये होगा। और इसी तरीके से फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर, वाटर में आल्सो मूव, वाटर भी मूव कर सकता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ये सिंपल डिफ्यूजन की वजह से। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, जहाँ पर मूवमेंट ऑफ वाटर होगा बाय डिफ्यूजन दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव, आपको पता ही है कि पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मतलब जो वाटर लविंग होंगे वो मूव नहीं कर पाएंगे थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। क्यों? यहाँ पर एक बार में जो हमने डायग्राम बनाई, पोलर मॉलिक्यूल्स, वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स यहाँ से पास नहीं हो सकते, कहाँ से, यहाँ से पास नहीं हो सकते, यानी यहाँ से पास नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, बीच में है नॉन पोलर लेयर, ये जो है नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स है, ये इसको पास नहीं होने देंगे उस मॉलिक्यूल को जो क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, वहाँ पर क्या होगा, दे रिक्वायर, वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है एक कैरियर प्रोटीन की, ये हेल्प करेगा, ये कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के किसी कैरियर प्रोटीन का यूज़ किया जाता है सो दैट वहाँ से फैसिलिटेट हो जाए, वहाँ से जो है एंट्री हो सके ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो नॉन पोलर होंगे। ठीक है, यानी उसको कहते हैं, यहाँ पर मैं समझाऊंगा, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है जिसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, अब हमारे हिसाब से ये कहाँ आना चाहिए, अंदर आना चाहिए, क्योंकि अंदर जो है इसकी कंसंट्रेशन कम है, इसको हम मॉलिक्यूल ए नाम देंगे। ठीक है लेकिन अगर ये नॉन पोलर हुआ, अगर ये पोलर हुआ, अगर ये पोलर होगा तो क्या होगा, क्या ये इंटर कर पाएगा, ये इंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी, रुकावट जो है, ऑब्स्टेकल जो है वो प्रेजेंट होगी। किस वजह से, इन टेल्स की वजह से, जो बाइलेयर की टेल्स है ना, इनकी वजह से रुकावट आ जाएगी, क्योंकि ये टेल्स क्या है, दीज आर नॉन पोलर, तो ये पोलर चीज़ों को अंदर आने नहीं देगी, जो वाटर लविंग होंगे उनको ये अंदर नहीं आने देंगी। लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन इनकी ज़्यादा है बाहर, अंदर तो इनको आना है लेकिन नहीं आ सकेंगे, तो उसके लिए क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे प्रोटीन्स। क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन्स, जिनकी
बदौलत ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अंदर आ पाएंगे। यानी यहाँ पर भी तो डिफ्यूजन ही हुआ ना, लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी किन की? कैरियर्स की, कैरियर प्रोटीन्स की, जिन्होंने इस पोलर मॉलिक्यूल को अंदर लाने में हेल्प किया। तो ऐसे डिफ्यूजन को हम सिंपल डिफ्यूजन नहीं कह सकते, ऐसे डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटेट किया, मदद की इसकी डिफ्यूजन में किसने? कैरियर प्रोटीन में। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एक डिफ्यूजन ही है, लेकिन इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है एक कैरियर प्रोटीन की। और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किन चीज़ों का होता है? ये उन चीज़ों का होता है जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो अंदर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हिंड्रेंस क्रिएट की जाती है बाय द जो लिपिड्स की टेल्स हैं वो उनसे हिंड्रेंस पैदा की जाती है, और फिर वहाँ पर जो है प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, जिनको हम कैरियर्स कहते हैं, वो कैरियर प्रोटीन्स हेल्प करते हैं इनकी डिफ्यूजन में, और ऐसे डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ पर भी जो इनकी मूवमेंट है वो अलोंग द ग्रेडियंट ही होगी, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और ये भी क्या होगा? ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है जो इसको कैरी करेगा, लेकिन एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पर हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिफ्यूजन ये भी है, लेकिन ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। A few ions, कुछ आयन्स जो हैं या मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी अब समझिए, ये हमारा मेम्ब्रेन है कोई, और यहाँ पर कोई आयन है। आयन क्या होता है? आयन पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्जड मॉलिक्यूल होता है। पॉजिटिव या, यहाँ पर फिलहाल हम लेंगे पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्जड मॉलिक्यूल्स को आयन्स कहते हैं। अब इन आयन्स की भी क्या होती है? इनकी भी मूवमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे बाहर पॉजिटिव चार्जेस कम है, इस आयन की कंसंट्रेशन कम है, लेकिन क्या होता है, एक ऐसा भी मूवमेंट है जहाँ पर ये जो है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव होंगे, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि सेल को ये भी ज़रूरत पड़ता है कभी कभी ये करना, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन आयन्स को जो है मूव करना। लेकिन आपको ये पता ही है यहाँ पर ये तो है मुश्किल काम, क्योंकि ये कोई डिफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की? यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, इन द फॉर्म ऑफ ATP। यहाँ पर एनर्जी लगती है। ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या कहा जाता है? ऐसे ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। जैसा कि आपका सोडियम और पोटेशियम पंप, सोडियम और पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि वहाँ पर ATP यूटिलाइज होता है, एनर्जी यूटिलाइज, और ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स को मूव किया जाता है, और ऐसे ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, कल हम सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे फिर से यही रहेगी कि आप BR एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो हमारा नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे जो आने वाले लेक्चर्स हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद हो जाए, उनको भी हेल्प मिल जाए। और लेक्चर्स को देख के, जब आप लेक्चर्स देखते हो तो आप कमेंट भी ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर आपके डाउट्स रहते हैं, जब आप कमेंट्स में लिखोगे अपने डाउट्स, तो मैं आपको उन डाउट्स को क्लियर करूँगा। आपके डाउट्स जो है वो क्लियर किए जाएंगे अगले जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें। तो इस लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू।